नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सीटेट वाला में फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों बंधु, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी का और एक महत्वपूर्ण टॉपिक, और जिसका नाम है दोस्तों जीन पियाजे का सिद्धांत, है ना। तो मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे 110% गारंटी देता हूं आप लोगों को कि मैं यहाँ पे जो जो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जीन पियाजे के रिगार्डिंग, इस कॉन्सेप्ट के बाहर आपके सीटेट के एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों, और मैं आपसे वादा करता हूं कि जो जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूं, जो कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं, इस कॉन्सेप्ट से बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए। तो सबसे पहले दोस्तों मैं अपने बारे में बता देता हूं। तो मैंने दोस्तों एस्टेट क्वालिफाई किया है, उसके बाद सीटेट को भी क्वालिफाई किया है। ठीक है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से, यानी आपके पेपर में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है ना, उसका पूरा एनालिसिस करके मैंने वही कॉन्सेप्ट को ऐड किया है जो कि आपके सीटेट के पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो हम लोगों का जो है दोस्तों, ये टॉपिक का नाम है जीन पियाजे का सिद्धांत। और जीन पियाजे जानते हैं दोस्तों कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को जानना है कि जीन पियाजे का सिद्धांत जो है ना, यानी जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो याद रखिएगा दोस्तों कि जीन पियाजे ने कॉग्निशन डेवलपमेंट थ्योरी दिया था, यानी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, ये पहला बात आप लोगों को इसके रिगार्डिंग याद रखना है कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत को दिया है, जिसको अंग्रेजी में कॉग्निशन डेवलपमेंट थ्योरी कहा जाता है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है दोस्तों, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक आपको जानना ही होगा, है ना। कि जीन पियाजे जो है स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के? स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। ये आपके पेपर में नहीं पूछा हुआ है ना। तो मैं जहां पे आपको बता दूं कि ये वीवीआई पॉइंट है, आप इसको रट जाइएगा, आप इसको याद कर लीजिएगा। याद तो कुछ करना ही नहीं है दोस्तों। जीन पियाजे ने क्या बोला है, आप लोगों को ट्रिकी कॉन्सेप्ट से आप लोगों के माइंड में उतार दूंगा सारा चीज। ठीक है, आगे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये वाला। अब ये जो पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूं दोस्तों, ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। तो जीन पियाजे का मानना है कि बच्चों में जैसे जैसे जैविक परिपक्वता आती है, वैसे वो वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। कि जीन पियाजे क्या मानते हैं कि जैसे जैसे बच्चों में बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आता है, वह वैसे ही क्या करता है, वस्तु के बारे में अपने दिमाग में, अपने माइंड में, यानी कॉन्सेप्ट बना लेता है। ठीक है, ये पॉइंट को आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इस पॉइंट से क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है आपके पेपर में। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों, चलिए आगे देखो। अब ये भी पॉइंट जो है दोस्तों बहुत ही अच्छा पॉइंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता, बहुत अच्छा है ना। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे जो होते हैं, बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं। और जीन पियाजे ने बच्चे को क्या कहा है ना, नन्हे वैज्ञानिक कहा है। बच्चे जो होते हैं नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। ये किसने कहा है? इस टाइप का क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में पूछा हुआ है ना। तो याद रखिएगा कि बच्चे को नन्हे वैज्ञानिक किसने कहा है। तो बच्चे को नन्हे वैज्ञानिक कहा है जीन पियाजे जी ने। ठीक है, और नन्हे वैज्ञानिक आप मतलब जीन पियाजे बच्चे को नन्हे वैज्ञानिक बोला क्यों है? तो देखो, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। यानी बच्चा सोचता है कि आपका जो संसार है ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होना चाहिए। मतलब बच्चा ही सोचता है कि संसार होगा कैसा, है ना। ये कौन बोलते हैं ना? जीन पियाजे जी बोलते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। देखिए, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों की चिंतन थिंकिंग, यानी चिंतन यानी थिंकिंग जो होती है दोस्तों, बसकों से क्वांटिटी में अलग नहीं होता है। ये पॉइंट को आप लोग माइंड में रखिएगा दोस्तों। हम क्या बोल रहे हैं कि जीन पियाजे के अनुसार, यानी बच्चा का जो थिंकिंग होता है, बच्चों की जो ये आपका थिंकिंग होता है, बच्चों का जो चिंतन होता है, वो अडल्ट से क्वांटिटी यानी मात्रा में जो है वो अलग नहीं होता है, बल्कि आपका प्रकार में अलग होता है। और इस टाइप का क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में पूछा हुआ
है। एक बार फिर से सुनिए कि जीन पियाजे ने क्या कहा है कि बच्चों का जो चिंतन होता है वो वयस्क जिसको अडल्ट कहा जाता है उसमें क्वांटिटी में अलग नहीं होता है, बल्कि दोस्तों मेरे भाई मेरे आपका प्रकार में अलग होता है। ठीक है, ये पॉइंट को भी आप लोग माइंड में रखिएगा। ठीक है, जो पॉइंट आपके एग्जाम में नहीं आएगा मैं उसको डायरेक्ट काट दूंगा कि ये आपके एग्जाम में नहीं आता है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि जीन पियाजे जो है कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो बाबू वो स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। ये पेपर में नहीं पूछता है। ठीक है, लेकिन अभी तक हम लोगों ने जितना भी पॉइंट्स को डिस्कस किया है सारे के सारे पॉइंट्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आप लोगों से दोस्तों वादा किया है कि सीडीपी की गारंटी मेरा है ना। तो सीडीपी का गारंटी दोस्तों जैसे जैसे इस यूट्यूब चैनल में चल रहा है 10 डेज का चैलेंज है ना, तो 10 दिन में दोस्तों मैं 4 से 5 दिन में पूरा ही टॉपिक को ख़त्म कर दूंगा है ना। उसके बाद हम लोग 6 से 7 दिन जो हम लोगों का बचेगा वहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से जो बताने वाले हैं दोस्तों, यहाँ से आपके सीटेट के पेपर में भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखो जीन पियाजे ने कौन कौन से टर्म दिए हैं अब उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, और इसको अपने कॉपी में नोट करके लिख लीजिएगा, VVI इंपॉर्टेंट, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, अब जरा देखिए, अब सबसे पहला टर्म जो है आपका दिया हुआ है किसके द्वारा, जीन पियाजे के द्वारा, जिसको बोलते हैं एडेप्टेशन, हिंदी में इसका नाम होता है अनुकूलन। और एक बात यहाँ से बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि ऑप्शन में दे देता है अनुकूलन लेकिन उसका इंग्लिश लिख देता है कंडीशनिंग। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ, ये इस कॉन्सेप्ट से बाहर आपके सीटेट के पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, मैं उसकी गारंटी लेता हूँ एंड 110% गारंटी लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला टर्म दिया है जीन पियाजे ने अनुकूलन। अंग्रेजी में नाम इसको याद रखिएगा, अंग्रेजी में मैं आप लोगों को बता रहा हूं दोस्तों कि अंग्रेजी में याद रखिएगा, हिंदी में याद रखिएगा, धोखा खाइएगा। ठीक है, तो अनुकूलन को इंग्लिश में कहा जाता है एडप्टेशन। ये जीन पियाजे का दिया हुआ है और इस प्रकार का क्वेश्चन दे देगा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा टर्म जीन पियाजे ने दिया है। अब यहाँ पे तो लिख दिया है अनुकूलन, है ना, यानी बच्चा को लगेगा कि चारों का चारों ऑप्शन सही है, जैसे अनुकूलन दे दिया, आत्मसातकरण दे दिया, समायोजन दे दिया, स्कीम्स दे दिया, है ना, इस प्रकार का टर्म दे देगा। लेकिन जब अंग्रेजी में देखिएगा दोस्तों तो यहाँ पे अनुकूलन में क्या लिखा होगा, यानी कंडीशनिंग लिखा हुआ रहता है, जो कि ये जीन पियाजे का नहीं है। याद रखिएगा कि अनुकूलन को अंग्रेजी में ये आपका कंडीशनिंग भी बताया जाता है, और कंडीशनिंग जो होता है दोस्तों वो व्यवहारवादी होता है, और आपका सीटेट में व्यवहारवादी को कोई जगह नहीं दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों संरचनावादी से। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अनुकूलन का अंग्रेजी क्या होता है, अडेप्टेशन, और जहां पे आपको कंडीशनिंग वर्ड नजर आ जाएगा दोस्तों वही क्या है, वो जीन पियाजे के द्वारा दिया हुआ नहीं है, वो गलत टर्म है, वह व्यवहारवादी है। बोलिए दोस्तों, आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि अनुकूलन होता क्या है। तो अनुकूलन क्या होता है, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना ही क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। जैसे अभी ट्रेंडिंग चला सीटेट का, यानी सीटेट के एग्जाम है, तो आप लोग भी बहुत ही अच्छे से तरीके से आपका तैयारी कर रहे हैं, है ना, आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। मतलब क्या है, आप अपने को उस हिसाब से अडॉप्ट कर लिए कि हमको सीटेट क्वालिफाई करना है, हमको सीटेट निकालना है, इसीलिए जो है अभी सीटेट का माहौल चल रहा है, यानी सीटेट का वातावरण है, हम सीटेट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेंगे, हम सीटेट का तैयारी कर रहे हैं। बोलिए दोस्तों, समझ में आया कि नहीं आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी अब हम लोग बात करने वाले हैं आत्मसातकरण, जिसको असिमिलेशन बोलते हैं दोस्तों। तो याद रखिए कि आत्मसातकरण होता क्या है, तो आत्मसातकरण होता है पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना, आत्मसातकरण कहलाता है। जैसे आप लोग तो जीन पियाजे के बारे में थोड़ा बहुत तो जानकारी रखते ही होंगे दोस्तों, लेकिन जो जो भाई बंधु इस वीडियो को देख रहा है उसको नया चीज़ सीखने को जरूर मिलेगा, है ना। तो जो आप पहले जानते थे, और जो अब नया बात जानेंगे, ये दोनों को जो है साथ में मिला देना, ये दोनों को साथ में जोड़ देना क्या कहलाता है, आत्मसातकरण कहलाता है। ठीक है, मामला को आगे बढ़ाएं दोस्तों। तो चलिए थोड़ा सा मामला को और आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं समायोजन के बारे में, है ना, जिसको अंग्रेजी में एकोमोडेशन कहा जाता है दोस्तों। अब जरा देखो,
कि पूर्व ज्ञान में बदलाव करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना समायोजन कहलाता है। मैं इसका बहुत ही अच्छा एक एग्जांपल दे रहा हूं दोस्तों। आज से 3 से 4 साल पहले सीटेट के क्वेश्चन कैसे आते थे दोस्तों? बहुत ही ईजी, उतना ज़्यादा टफ जो नहीं होता था दोस्तों, इजी पेपर होता था, है ना। वो आपका है क्या, इजी पेपर पूछा जाता था, वो है आपका पूर्व ज्ञान, है ना। तो बोल रहा कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपका जो भी पूर्व ज्ञान था उसमें बदलाव करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना। तो कहने का मतलब आपसे पिछले 2-3 वर्षों में जो है ना, सीटेट का क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछा जाता था। लेकिन अब का वातावरण क्या है दोस्तों कि इजी क्वेश्चन कीजिएगा तो सीटेट का आपका क्वालिफाई नहीं होगा। तो आप लोग जो है, आप लोग इजी इजी क्वेश्चन को याद करके रखे होंगे, लेकिन अभी जैसा मांग है, अभी क्या है दोस्तों ना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अभी जिस प्रकार का वातावरण है, उस प्रकार के वातावरण के साथ अपने आप का जो है तालमेल बैठा देना ही क्या कहलाता है, समायोजन कहलाता है। ठीक है। तो दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे बताइए, यहाँ तक आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत है? हमें लगता है कि किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलिए अगला यानी टर्म के बारे में बात करते हैं, जो है जो जीन पियाजे के द्वारा दिया हुआ है, जिसको संतुलन बोलते हैं। और एक नाम इसका बता दीजिए दोस्तों, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाऊंगा। संतुलन का और एक नाम क्या होता है जिसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? यूक्लिब्रेशन कहा जाता है। अब जरा इसका और एक नाम हमको बता दीजिए दोस्तों, जो कि सीटेट के एग्जाम में आपका संतुलन ना पूछ के और एक नाम को दे देता है। तो याद रखिएगा, इसका नाम है साम्य धारण या फिर साम्य धारणा। ठीक है। अंग्रेजी आप लोग याद रखिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो देखिए, यूक्लिब्रेशन क्या होता है? इसके द्वारा बच्चा जो होता है आत्मसातकरण और समायोजन के बीच में क्या करता है? संतुलन बनाता है। क्या? आत्मसातकरण और समायोजन के बीच में तालमेल बैठाना ही क्या कहलाता है? संतुलन कहलाता है। यहाँ से मुझे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन याद आया है, जो कि आपके सीटेट के पेपर में पूछा हुआ है ना। अगर मान के चलते हैं कि एक स्कीमा, है ना, एक स्कीमा अगर अच्छा परिणाम नहीं दे रहा है तो उसको हम लोग कौन सी बोलेंगे? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये आपका संतुलन है तो वो क्या होगा? असंतुलन। यानी ये अगर यूक्लिब्रेशन है तो ये मतलब वो क्या होगा? डिस यूक्लिब्रेशन। ठीक है। याद रहेगा दोस्तों कि अगर एक स्कीमा अगर मान के चलते हैं कि सही रिजल्ट नहीं दे रहा है, सही परिणाम नहीं दे रहा है, तो उससे उत्पन्न जो होता है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? डिस यूक्लिब्रेशन बोलते हैं दोस्तों। आप लोग याद रखिएगा। और इस टाइप का क्वेश्चन आपके सीटेट के पेपर में पूछा हुआ है। ठीक है। मामला को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों थोड़ा सा और बात कर लेते हैं स्कीमा के बारे में। स्कीमा क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। स्कीमा का नेचर जो होता है दोस्तों, शिशु में जन्मजात होती है। ये भी आपके पेपर में पूछा हुआ है, जो कि बच्चा यहाँ से फंस जाता है। तो याद रखिएगा कि स्कीमा की प्रवृत्ति जो होती है ना, शिशु में क्या होता है? जन्मजात होता है। स्कीमा कहते हैं किसको है? शरीर के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं जो हमारे माइंड के साथ जुड़ी होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्कीमा बोलते हैं। जैसे कि छोटा बच्चा जो है बॉल को पकड़ता है, बच्चा आइसक्रीम को चूसता है ना। तो छोटा बच्चा जो है बॉल को पकड़ता है, तो उसका माइंड जो है दोस्तों इसको इंडिकेशन देता है कि हाथ को हम आगे लेके जाएंगे तभी जाकर के बॉल को पकड़ पाएंगे। ठीक है। यानी किस प्रकार से बॉल को पकड़ना है, किस प्रकार से बॉल को उठाना है, ये सारा इंडिकेशन कौन देता है? दिमाग। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि स्कीमा क्या होता है कि शरीर के द्वारा ही कार्य होता है, लेकिन इंडिकेशन कौन देता है? दिमाग। अर्थात हम लोग बोल सकते हैं कि जितना भी शारीरिक एक्टिविटी होता है वो दिमाग से जुड़ा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्कीमा बोलते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत, हमें लगता है किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मामला को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं स्कीम्स के बारे में। जो मैंने यहाँ पे टर्म को ऐड किया है, जो टर्म मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ, इस टर्म के बाहर आपके सीटेट के पेपर में क्वेश्चन जाएगा ही नहीं, मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो देखो, यानी स्कीम्स क्या होता है कि किसी भी काम को करने के अलग अलग तरीके होते हैं। सही बात है। अगर मान के चलते हैं कि आपको यहाँ से जाना होगा इलाहाबाद यानी गुजरात, यानी कोई जाएगा बाय ट्रेन, है ना, वो भी तो काम है दोस्तों।
किसी को जाना है इलाहाबाद यानी सूरत जाना है या फिर गुजरात जाना है तो कोई जाएगा बाय ट्रेन यानी कोई जाएगा एरोप्लेन से यानी कोई जाएगा अपना हवाई जहाज़ से, कोई बोलेगा नहीं हम अपना फोर व्हीलर से जाएंगे। तो हर एक काम को करने का अलग अलग तरीका होता है और इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, स्कीम्स बोलते हैं। क्या स्कीम्स बोलते हैं। और स्कीम्स एक ऐसा टर्म है जो जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों कि जब बच्चे को भूख लगता है तो वो रोने लगता है। जब बच्चा को भूख लगता है तो वो रोने लगता है। काहे रोता है बाबू बताइए तो? क्योंकि उसे पता है कि रोएंगे तभी जाकर के हमको दूध पिलाएगी मम्मी, ने तो नहीं पिलाएगी। ठीक है। यानी जब बच्चा रोता है तो मम्मी को भी फिक्र होता है हाय मेरा बच्चा रो रहा है, उसको कहीं भूख ना लगा हो, है ना। इसीलिए जो है बच्चे को भूख लगती है तो वह रोने लगता है। ठीक है। क्यों? उसको पता है कि हम रोएंगे तो मेरी मम्मी दौड़ के आके हमको दूध पिलाएगी। ठीक है। तो ये होता है दोस्तों स्कीम्स। और उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब जरा देखियो संगठन जिसको ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, बहुत सारे बच्चा जो है इसमें कंफ्यूज होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो टर्म है वो जीन पियाजे के द्वारा नहीं दिया हुआ है। लेकिन आज से कान खोल के सुन लो दोस्तों कि संगठन जो टर्म है वो जीन पियाजे के द्वारा दिया हुआ है। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग करते हैं जो 2 साल पहले पढ़े हुए हैं आप लोग उसी को बार बार खाली रिपीट करते हो। ऐसे करने से नहीं होगा दोस्तों, कुछ नया चीज़ सीखना होगा आपको, तभी जाकर के सीटेट को क्वालिफाई कर पाइएगा। ठीक है। यानी संगठन जो टर्म है, ऑर्गेनाइजेशन जो टर्म है, ये किसके द्वारा दिया गया है ना, जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। तो जरा समझने का प्रयास करते हैं कि संगठन होता क्या है। तो देखो स्कीमा को पुनर्व्यवस्थित करना और उनको स्कीमा के साथ जोड़ना ही क्या कहलाता है, ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। आप ये वर्ड को सिर्फ याद रखिएगा दोस्तों, आपको कोई वर्ड से कोई मतलब नहीं है। आपको जहां पे नजर आ जाए स्कीमा को पुनर्व्यवस्थित करना और उसको स्कीमा के साथ जोड़ना, वही क्या कहलाता है, संगठन कहलाता है। आपको 2 बात यहाँ से याद रखना है, इससे ज़्यादा आपको याद ही नहीं रखना है। बस यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है दोस्तों, है ना। अब हम लोग मामला को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई है। यहाँ से भी आपके सीटेट के पेपर में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अवस्था का नाम है दोस्तों संवेदी पेशी अवस्था, जिसको अंग्रेजी में सेंसरी मोटर स्टेज कहा जाता है। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि इसका इंग्लिश नाम को याद रखिएगा, क्योंकि इंग्लिश नाम याद रखिएगा तो दोस्तों आपके सीटेट के पेपर में बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज मिलने वाला है। ठीक है। क्योंकि हिंदी नाम इसका चेंजेस भी आता है लेकिन इंग्लिश जो होता है वो सेम होता है। याद रखिएगा सेंसरी मोटर स्टेज, है ना। तो देखो अब सेंसरी मोटर स्टेज किसको बोलते हैं, जब बच्चा 0 से लेकर के 2 वर्ष का होता है तब वो जो स्टेज होता है वही स्टेज कहलाता है आपका सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है। और सेंसरी मोटर स्टेज में ही बच्चा क्या होता है, अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। अब बताइए ज्ञानेंद्रिय कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। तो ये भी आपके सीटेट के पेपर में पूछा हुआ है कि किस अवस्था में बच्चा जो होता है ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है ना। तो किस अवस्था में होता है दोस्तों, सेंसरी मोटर स्टेज। और यही क्वेश्चन को जो है घुमा के भी पूछ सकता है। तो आप लोग याद रखिएगा, अगर कॉन्सेप्ट में आप लोगों की पकड़ है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन आपका कहीं नहीं जाएगा, है ना। तो इस अवस्था में बच्चा जो होता है अपना ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो बार बार सीटेट के पेपर में पूछा जाता है दोस्तों, अब ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। यानी सेंसरी मोटर अवस्था में ही बच्चे में क्या होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। यह क्वेश्चन कितना बार पूछा हुआ है कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे में यानी वस्तु स्थायित्व का गुण किस अवस्था में विकसित होता है। यहाँ पे वास्तु नहीं दोस्तों, वस्तु होगा, है ना। तो किस अवस्था में विकसित होता है, तो याद रखिएगा सेंसरी मोटर स्टेज में ही क्या होता है आपका, यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण बच्चे में आ जाता है। अभी ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब क्या हुआ कि जो कुछ भी वस्तु है वस्तु का छाप अपने दिमाग में बनाने लगता है बच्चा। क्या दोस्तों, कि जो भी वस्तु को देखा, जो भी वस्तु को देखता है बच्चा मतलब उसी के अकॉर्डिंग अपने दिमाग में वस्तु का छाप बनाने लगता है। तो अगला पॉइंट वही है कि बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना, यहाँ पे अपने छाप होगा दोस्तों, यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है उसके लिए सॉरी। ठीक है। यानी बच्चे अपने दिमाग में वस्तुओं के बारे में जो है छाप बनाना शुरू कर देता है। जब वो वस्तु के बारे में छाप बनाना शुरू कर देता है तो बच्चा जो होता है वो छिपी हुई वस्तु को भी ढूंढ लेता है।
याद रखिएगा कि बच्चा जो होता है वो छिपी हुई वस्तुओं को भी क्या करता है, ढूंढ लेता है। ठीक है, अब दूसरे स्टेज की ओर हम लोग जा रहे हैं और जिसका नाम है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों कि इसका इंग्लिश नाम याद रखिएगा, है ना। यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, क्या है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है पूर्व संक्रियात्मक। पूर्व का मतलब पहले होता है, संक्रिया का मतलब होता है क्रिया, यानी वह अवस्था जो क्रिया करने से पहले वाला होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो उम्र होता है 2 से 7 वर्ष तक माना जाता है, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का उम्र क्या होता है, 0 से 2 वर्ष तक माना जाता है। अब जरा देखो, मैंने अभी आप लोगों को समझाया, यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, पूर्व का मतलब पहले होता है, संक्रिया का मतलब क्रिया होता है, मतलब वह अवस्था जो क्रिया करने से पहले वाला होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, अब इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख सकता है, उसको समझ भी सकता है, लेकिन उसके साथ कोई एक्टिविटी नहीं कर सकता है। ये पॉइंट को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, कि इस अवस्था में बच्चा क्या होता है, सामने आने वाली चीज़ों को देख सकता है, उसको समझ भी सकता है कि कौन सा वस्तु है, लेकिन उसके साथ कोई क्रिया यानी कोई एक्टिविटी नहीं कर पाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो, इस अवस्था में बच्चा सिंबल का यूज करने में निपुण हो जाता है। इस अवस्था में बच्चा क्या होता है, सिंबल का यूज करने में बहुत ही बेहतरीन हो जाता है, बहुत ही निपुण हो जाता है। जैसे अगर मान के चलते हैं, बोल देते हैं उसको कि महिंद्रा थार, है ना। जैसे ही थार बोल देंगे तो बच्चे के माइंड में जो है थार का पिक्चर आपका छप जाएगा, है ना। जैसे ही बच्चों को बोल दिया कि महिंद्रा थार, तो थार का बच्चे का माइंड में जो है उसका पिक्चर छप गया, यानी उसका सिंबल बन जाता है उसके माइंड में। ठीक है, और इसी स्टेज में जो है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यानी गोल ओरिएंटेड बिहेवियर आ जाती है। और ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस अवस्था में बच्चे का जो होता है गोल्ड डायरेक्टेड बिहेवियर की क्षमता आ जाती है, तो याद रखिएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ही आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इस अवस्था में बच्चे का मतलब इस अवस्था में बच्चे को क्या क्या दिक्कत होती है, अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले है आपका जीववाद। क्या है दोस्तों, जीववाद, जिसको एनिमिज्म कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि जीववाद होता क्या है, इसके अंतर्गत बच्चा जो होता है सजीव वस्तु और निर्जीव वस्तु में अंतर नहीं कर पाता है ना। मतलब जीववाद की कमी किस अवस्था में देखने को मिलती है, तो जीववाद का जो होता है दोस्तों वो कमी हमको देखने को मिलता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अर्थात हम लोग बोल सकते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा जो होता है सजीव और निर्जीव वस्तु के बीच में विभेद यानी अंतर नहीं कर पाता है। ठीक है, ये आपका सीटेट के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। दूसरे नंबर पे दिक्कत जो होता है दोस्तों, जिसको बोलते हैं ईगो सेंट्रिज्म, जिसको अह केंद्रित कहा जाता है। अह केंद्रित क्या होता है कि इसमें जो है बच्चा जो कुछ भी सोचता है ना, जो कुछ भी सोचता है, जो कुछ भी करता है, वो सोचता है कि हम जो कर रहे हैं वही सब ठीक है, बाकी दुनिया तो बेकार है ना। यानी बच्चा जो कुछ भी सोचता है ना, जो कुछ भी सोचता है, हम तो हीरो हैं, है ना, हम कोई हीरो से कम थोड़ी है। लेकिन वो जो कुछ भी सोचता है और जो कुछ भी करता है वो सब ठीक लगता है उसको। ठीक है, तो आगे देखो, अपलटावी जिसको बोलते हैं इरिवर्सिबिलिटी, यानी याद रखिएगा कि अपलटावी क्या होता है कि इसमें बच्चा जो होता है वस्तुओं को, संख्याओं को, समस्याओं को आदि उल्टाना पलटाना नहीं सीखता है। मतलब अगर बच्चे को अगर कहा, मतलब अगर बच्चे जो है ना 2 से लेकर के 7 वर्ष की उम्र में है, ऐसा बच्चा जिसको बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है, उसको बोल दीजिए कि 2 + 4 = 6 तो बोल लेगा। लेकिन इसी को ही पलट के बोल दीजिए 4 + 2 = कितना होता है, तो उसके दिमाग में क्वेश्चन मार्किंग आ जाएगा, इसका आंसर क्या होगा। इसी को ही बोलते हैं अपलटावी। ठीक है, अब बात करते हैं केंद्रीकरण के बारे में। तो केंद्रीकरण का गुण जो होता है इसी अवस्था में पाया जाता है, जिसको सेंट्रेशन कहते हैं। सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि सारे दुनिया को छोड़ देगा, लेकिन एक ही विशेष यानी एक ही वस्तु के विशेषता पर ध्यान देता है। जैसे बच्चे को अगर फोन दे दीजिए, ठीक है, मम्मी उसको बुला लो, पापा उसको बुला लो, जल्दी आ बेटा खा लीजिएगा, उसको दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, वो एक ही वस्तु के विशेषता के ऊपर ध्यान देता है, और यही गुण जो होता है इसी को क्या बोलते हैं, केंद्रीकरण बोलते हैं। ठीक है, और इस प्रकार का गुण जो होता है देखने को कहाँ मिलता है ना, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में देखने को मिलता है। ठीक है,
जरा देखिए संरक्षण, जिसको कंजर्वेशन कहा जाता है। तो कंजर्वेशन क्या होता है कि अगर किसी वस्तु के साइज तथा शेप में चेंज कर देंगे तो इसकी क्वांटिटी में किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन बच्चा इसको समझ नहीं पाता है। ठीक है, जैसे मान के चलते हैं कि दो ग्लास है आपके पास, एक को चौड़ा कर दिए, एक को लंबा कर दिए। इसमें भी 100 ml वाटर आ रहा है, इसमें भी 100 ml वाटर आ रहा है ना। दोनों में समान क्वांटिटी का वाटर भरा हुआ है, लेकिन बच्चों के सामने रखेंगे तो बच्चा जो होगा बोलेगा कि इसमें ज़्यादा पानी है, यानी बड़े वाला ग्लास में ज़्यादा पानी है, बच्चा बोलेगा। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है, यही संरक्षण कहलाता है। और इस गुण की कमी जो होता है कहाँ पे देखने को मिलता है ना, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में देखने को मिलता है। और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ सीटेट के पेपर में 21 जनवरी 2024 का पेपर में क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ठीक है, तो बोल रहा था कि यानी क्वेश्चन कैसा पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है, वहां पे लिख दिया था संवेदी पेशी अवस्था में ये होता है। ठीक है, या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ये होता है, या तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ऐसा होता है, या तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ऐसा होता है। आपको चुन के सही वाला टिक लगाना था, जो कि ये क्वेश्चन सही था आपका। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संरक्षण, जीववाद, इस प्रकार का क्वेश्चन दिया था। ठीक है, तो दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे यहाँ तक आप लोगों को समझने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत हुआ? हमें लगता है किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सीरिएशन के बारे में, जिसको क्रमबद्धता बोलते हैं। तो इसमें बच्चा जो होता है वस्तु को, तथ्यों को उनके आकार में रखना नहीं सीखता, जैसे मन तैसे रख देता है ना। अगर कोई बड़ा वस्तु है तो उसको ऊपर में रख दिया, कोई छोटा वस्तु तो उसको नीचे में रख दिया, सीरियली रखना नहीं सीखता है इसमें। इसी को क्या बोलते हैं, इसी गुण को क्रमबद्धता बोलते हैं। और क्रमबद्धता का गुण हमको देखने को कहाँ पे मिलता है ना, बच्चे के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, जिसने जीन पियाजे ने जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में रखा है, और उसका उम्र बताया 2 से 7 वर्ष तक। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के बारे में। तो इसका उम्र जो माना जाता है, इसका उम्र माना जाता है 7 से 11 वर्ष। अब देखिए बच्चा जो है किस स्टेज में पहुंच चुका है, 7 से 11 वर्ष के स्टेज में पहुंच चुका है। ठीक है, तो इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीजों को ही देखकर कुछ कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही ये 10 करोड़ का इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कि इस अवस्था में बच्चा जो होता सामने रखी हुई वस्तु या फिर सामने रखी हुई चीजों को देख करके, मतलब मूर्त चीजों के बारे में जो है मूर्त चिंतन कर सकता है ना। जो वस्तु उसके सामने रहेगा उसी के बारे में जो है उसी के बारे में मतलब सोच सकता है, देख सकता है, कुछ कर सकता है। यानी ये चीज जो है दोस्तों मूर्त चिंतन कर सकता है ना। ये किसकी और इंडिकेशन दे रहा है, ये इंडिकेशन दे रहा है कि बच्चा जब होता आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, तो बच्चे सिर्फ मूर्त चीजों पर ही चिंतन कर सकता है। तो ये आपके सीटेट के पेपर में क्वेश्चन आता है कि मूर्त चिंतन का विकास बच्चे में किस अवस्था में होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, किस अवस्था में होता है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। ठीक है, अब जरा देखो, इसी अवस्था में जो होता है अपलटावी का भी गुण आ जाता है, जीववाद का भी गुण आ जाता है, भार का गुण आ जाता है, मुद्रा का गुण आ जाता है, संरक्षण का गुण आ जाता है, और क्रमबद्धता का गुण आ जाता है। ये सब का गुण आ जाता है। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, तो याद रखिएगा दोस्तों 7वां पॉइंट आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐड नहीं हुआ होगा, तो 7वें नंबर में ऐड कर लीजिएगा कि जब बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है तो वहाँ पे उसमें देखा जाता है जीववाद की कमी देखा जाता है ना, केंद्रित देखा जाता है, संरक्षण देखा जाता है, क्रमबद्धता देखा जाता है। उसको ऊंचाई के बारे में ज्ञान नहीं होता है, उसको करेंसी के बारे में यानी मुद्रा के बारे में ज्ञान नहीं होता है, उसको भार, ऊंचाई, ये सब के बारे में ज्ञान नहीं होता है। ये सब के कॉन्सेप्ट की कमी पाई जाती है इस अवस्था में। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, तो जितने भी कमी वहां पे होता है ना, जितने भी कमी होता है दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, सब यहाँ पे कमी को ये पूरा कर लेता है बच्चा। ठीक है, तो इस अवस्था में बच्चे में अपलटावी का गुण आ जाता है, जीववाद का गुण आ जाता है, मुद्रा का गुण आ जाता है, संरक्षण का गुण आ जाता है, क्रमबद्धता, ये सब की योग्यता का विकास हो जाता है इस अवस्था में बच्चे का। ठीक है, और इस अवस्था में बच्चा जो होता है हाइपोथेटिकल थिंकिंग भी करने लगता है। अब ये हाइपोथेटिकल थिंकिंग क्या होता है? ठीक है, हाइपोथेटिकल थिंकिंग जिसको बोलते हैं आगमनात्मक तर्कणा। ठीक है, और आप लोग तो जानते हैं दोस्तों आप और आगमन, आप और आगमन, आगमन विधि के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। आगमन हो चाहे निगमन हो, दोनों को किसने दिया? अरस्तु ने दिया है। आगमन का मतलब होता आ,
यानी आगमन में आ है ना, तो आ से हम लोग जानेंगे दोस्तों उदाहरण, है ना। तो यहाँ पे आगमन विधि में सबसे पहले उदाहरण का ज्ञान दिया जाता है, उसके बाद बच्चों को नियम सिखाया जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, उदाहरण के ऊपर आधारित होकर के तर्क वितर्क करने लगता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि बच्चों में हाइपोथेटिकल थिंकिंग किस अवस्था में आता है, तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हाइपोथेटिकल थिंकिंग आती है, जिसको आगमनात्मक तर्कणा बोलते हैं। ठीक है, जैसे जैसे मान लेते हैं दोस्तों कि अगर कोई पूछ दिया कि बताइए तो बच्चा की पेड़ जरूरी है कि नहीं है हमारे लिए, तो बच्चा उसका आंसर करेगा हाँ, कि पेड़ जरूरी है। क्यों? क्योंकि पेड़ से हमें क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलती है। अगर बच्चा से दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए तो बताओ तो बच्चा कि हम लोगों का संविधान बनाना कितना जरूरी है, संविधान कितना जरूरी है ना, संविधान कितना जरूरी है, तो बच्चा बोलेगा कि संविधान ये बहुत जरूरी है। संविधान हमको नियम और कायदे में रहने का जो है वो गुण सिखाती है ना, कि किसका कितना शक्ति है, प्रधानमंत्री का कितना शक्ति है, मुख्यमंत्री का कितना शक्ति है ना, ये सब हमको कौन सिखाता है ना, संविधान सिखाता है। तो इस स्टेज में बच्चा क्या करता है, इस स्टेज में बच्चा जो उदाहरणों के ऊपर आधारित होकर के यानी तर्क वितर्क करने लगता है। और दोस्तों हाइपोथेटिकल की थिंकिंग का गुण जो होता है बच्चे में किस अवस्था में आता है, तो याद रखिएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है। ठीक है, और अब जीन पियाजे की चौथी अवस्था और विकास की सर्वोच्च अवस्था जिसको कहा जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा इसको बोला जाता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। बच्चे कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहा हूँ। बच्चे बोलते हैं ये औपचारिक काहे है, यहाँ पे तो अमूर्त होना चाहिए। भाई मेरे, औपचारिक और अमूर्त चीज़ एक ही होता है ना। मैं आपको बता देता हूँ कि कहीं कहीं पे बुक में आपका लिखा हुआ रहता है कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बच्चा ये सब दोनों बात एक ही चीज़ है, जिसको बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इसका इंग्लिश नाम याद रखिएगा, क्या इसका इंग्लिश नाम याद रखिएगा, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। और इसका जो उम्र होता है वो 11 वर्ष से ऊपर की मानी जाती है। ऐसे तो 11 से 15 वर्ष भी कहा जाता है, ऐसे 11 से 18 वर्ष भी कहा जाता है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा दोस्तों उम्र 11 से ऊपर वाला होता है। यह संज्ञान की सबसे ऊंची अवस्था होती है, यानी संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होता है यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था होता है। ठीक है, अब जरा देखो कि इसी में जो होता है इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन जिसको एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बोलते हैं ये करने लगता है। और ये आपके सीटेट के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, तो याद रखिएगा मूर्त में क्या होता है, बच्चा मूर्त चीज़ों पर तर्कना कर सकता है। और इसमें अमूर्त में क्या होता है कि अमूर्त चीज़ों के बारे में भी क्या कर सकता है, चिंतन कर सकता है। ठीक है, अब वहाँ पे बताए थे कि आगमनात्मक तर्कना और यहाँ पे बताना है निगमनात्मक तर्कना। अब इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा जो होता है उदाहरण नियमों के ऊपर आधारित होकर के तर्क वितर्क करता है। उसमें क्या था, उसमें आपका क्या था दोस्तों कि उसमें उदाहरण के ऊपर आधारित होकर के तर्क वितर्क करता था, लेकिन इसमें नियम के अनुसार जो है आधारित होकर के तर्क वितर्क करता है बच्चा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का सीटेट के पेपर में और एक क्वेश्चन आता है ना, क्या क्वेश्चन आता है मैं आपको बता देना चाहूँगा। तो देखिए आपके सीटेट के पेपर में आता है जीन पियाजे की आलोचना, है ना। तो जीन पियाजे का आलोचना हुआ क्या है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जीन पियाजे ने जो चारों अवस्था बताई है, जैसे चार अवस्था हो गया आपका संवेदी पेशी अवस्था, यानी आपका है ना। सबसे पहले हो गया दोस्तों आपका क्या, संवेदी पेशी अवस्था। दूसरे नंबर पे हो गया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरे नंबर पे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चौथे नंबर पे क्या हो गया आपका अमूर्त, जिसको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं, है ना। ये चारों को जीन पियाजे ने अपरिवर्तनशील बताया है। क्या अपरिवर्तनशील बताया है, तो आप ही लोग जरा सोच के बताइए दोस्तों, ये चारों अवस्था जो है अपरिवर्तनशील हो सकता है। ठीक है, हमें तो नहीं लगता है कि ये जो है अपरिवर्तनशील हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जीन पियाजे ने बताया है कि पहले बच्चे की डेवलपमेंट होती है, उसके बाद बच्चे की लर्निंग यानी अधिगम होता है। ठीक है, ये दो इसका जो है आलोचनाएं हैं। सबसे पहले बात बताया कि चारों जो अवस्थाएं होता है वो अपरिवर्तनशील होता है। और दूसरा जो है दोस्तों उन्होंने बताया कि यानी बच्चे में सबसे पहले डेवलपमेंट होता है, उसके बाद अधिगम होता है। ठीक है, अब देखिए जिसका डेवलपमेंट नहीं होता है वो भी तो अधिगम करता है, हाँ या ना।
एकदम करता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यह वीडियो आप लोगों को पसंद लगा होगा। यदि वीडियो पसंद लगा तो दोस्तों वीडियो के अंदर एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक प्यारा सा लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो को पूरा देखने के लिए। और वीडियो के अंदर में दोस्तों जय हिंद, जय भारत।